हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ईबीएस क्या होता है। ठीक है, तो ईबीएस के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको एडब्ल्यूएस कंसोल में और दिखाते हैं ईबीएस कहाँ पे होता है। ये हम लोग एडब्ल्यूएस के कंसोल में आ गए। EC2 सर्विसेज के अंदर ही आपको थर्ड हेडिंग मिलेगा, जो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ये क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, जो मैं बताता हूँ पीपीटी के द्वारा। ठीक है, तो ईबीएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, स्टोरेज होता है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टोरेज है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, जो हाईली स्केलेबल है। ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज सर्विस है, जो बेसिकली डिज़ाइन नहीं किया गया है इसको किसी भी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के ऊपर। अमेजन ने इसको बनाया है। कहने का मतलब ये एक स्टोरेज है जो कि हाई परफॉर्मेंस देता है। इसको यूज़ करने के बाद हम इसको स्केल या स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका रीड राइट भी हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को यूज़ करते हैं। ये एक तरह से ब्लॉक स्टोरेज टाइप स्टोरेज ऑप्शन है। ब्लॉक स्टोरेज कहने का मतलब ये डेटा लेता है और डेटा लेकर के ये सीधा स्टोरेज में स्टोर कर लेता है, लेकिन किसी भी डेटा का मेटा डेटा जो है ये कंसिस्ट नहीं करता वो। ठीक है, तो ये एक तरह से ब्लॉक स्टोरेज टाइप का स्टोरेज क्लास है। ठीक है, दूसरी बात, ईबीएस जो है ये एक तरह से हमें प्रोवाइड करता है स्टोरेज वॉल्यूम। ये वॉल्यूम देता है। एक कैसा वॉल्यूम, तो आप अपने लैपटॉप में देखे होंगे सी ड्राइव डी ड्राइव, वो क्या स्टोरेज है, वो एक वॉल्यूम है जिसके अंदर अपना डेटा रखते हो। सेम उसी तरह वो ये ईबीएस भी है। ये वॉल्यूम देता है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो। ठीक है, वी कैन यूज प्रोवाइडेड स्टोरेज वॉल्यूम इन अमेजन EC2 इंस्टांस। इसको आप यूज कर सकते हो EC2 इंस्टांस में, और डेटा स्टोर करने के काम आता है। डेटा इसमें परसिस्ट रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको परसिस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, क्योंकि डेटा इसमें परसिस्ट रहता है। और इसका हम लोग बैकअप भी ले सकते हैं, या फिर हम इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। स्नैपशॉट लेने कहने का मतलब एक किसी पर्टिकुलर टाइम में हम इसका फोटो लेना, इसका फोटो खींचना को हम लोग इसको आसान बात, स्नैपशॉट को इजी में मैंने बोला कि फोटो खींचना। ठीक है, तो स्नैपशॉट एक बेसिकली एक बैकअप, एक तरह से एक पार्टिकुलर टाइम पे जो हम बैकअप लेते हैं उसको कहते हैं स्नैपशॉट। ठीक है, ये टाइम पे काम करता है, पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आपको डेटा चला, आपका कोई डेटा आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, वो कॉपी पे ही है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उस समय आप स्नैपशॉट लोगे ना, बैकअप लोगे, तो वो रनिंग वाला कैप्चर नहीं होगा। जो डेटा परसिस्ट है, जो ऑलरेडी आ चुका है, उसका ही बैकअप होगा केवल। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अभी स्नैपशॉट हम लोग पढ़ेंगे आगे। कितने टाइप्स के स्टोरेज होते हैं AWS के अंदर? दो टाइप के, एक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और साथ ही साथ इंस्टांस स्टोर बैक EC2, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में, जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था इंस्टांस स्टोरेज, वो यही है। इंस्टांस स्टोरेज बैक EC2 उसी को कहते हैं। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या है? परसिस्टेंट है, और साथ ही साथ ये नेटवर्क अटैच वर्चुअल ड्राइव है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है, जो फीचर्स मैं बता दूं। ईबीएस जो है वो एज ए रॉ बिहेव करता है। रॉ मतलब खाली, एक खाली सा स्टोरेज है जिसमें आपको फॉर्मेट करके डेटा डालना है। ठीक है, पहली बात, इसको कहने का मतलब, आप मान लो कोई भी आप नया हार्ड डिस्क खरीदोगे ना, या SSD, उसको लगाओगे, तो लगाने के बाद उसमें कुछ आप रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पहले फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट करके उसको किसी भी फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करके उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जा करके आप उस पर डेटा रख पाते हो। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है। ईवीएस वॉल्यूम जो है वो एक ब्लॉक स्टोरेज है, जो कि बेसिकली सही अच्छा होता है किसके लिए? तो डेटाबेस के लिए आप कह सकते हो, या फिर आपको जहाँ भी फ्रीक्वेंटली रीड राइट करना है उस जगह पे भी आप
EBS वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो। आप EBS वॉल्यूम को जो है वो सिंगल EC2 इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो एट ए टाइम, एक बार में आप एक ही EC2 इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग एक EBS वॉल्यूम को मल्टीपल EC2 इंस्टेंस में भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और EBS जो होता है वो क्या होता है, AZ के अंदर होता है, मतलब अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है। ये अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है, EBS अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रहता है, ठीक है। EBS वॉल्यूम जो है वो रेप्लिकेटेड कर सकते हैं उसको हम लोग एक्रॉस मल्टीपल सर्वर, या फिर अवेलेबिलिटी जोन कह सकते हो आप, मतलब एक जोन से हम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में जा सकते हैं। इस EBS वॉल्यूम को हम मूव कर सकते हैं। वो हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कैसे, अभी ये थ्योरेटिकल है, बस उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कितने टाइप्स के EBS वॉल्यूम होते हैं, वो था EBS स्टोरेज कितने थे, ये है EBS वॉल्यूम कितने टाइप के होते हैं। तो EBS वॉल्यूम टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, और उसमें भी सब टाइप्स जो होता है वो 3, एक में 3, एक में 2 और एक में नहीं होता। तो SSD पहला जो होता है वो SSD जो फीचर्स के अंदर आता है, मतलब SSD जो होता है हार्ड वॉल्यूम बैक्ड वॉल्यूम कहने वाला। SSD जो स्टोरेज होता है ना, सिंपल समझिए, SSD जो स्टोरेज होता है उसमें 3 टाइप्स के होते हैं जो SSD वाले होते हैं। एक तो जनरल पर्पस SSD होता है, एक प्रोविजन IOPS जो होता है वो भी SSD होता है, और प्रोविजन IOPS 2, IO1 IO2, ये जितने भी होते हैं ये सब SSD वाले होते हैं, ठीक है। इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा होता है HDD वाले, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD वाले में 2 टाइप्स के होते हैं, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD या फिर कोल्ड HDD, जिसका शॉर्ट नेम होता है ST1, और कोल्ड HDD का होता है SC1। ये 2 टाइप के जो EBS वॉल्यूम होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये हार्ड डिस्क टाइप के होते हैं। इसके पहले वाले किस टाइप के थे, SSD टाइप के थे, ठीक है। उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं SSD को, ठीक है, वो फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया। तो SSD टाइप के कितने SSD वाले जो वॉल्यूम होते हैं वो 3 होते हैं, हार्ड डिस्क वाले जो होते हैं वो 2 होते हैं, और मैग्नेटिक वाले जो होते हैं वो एक ही होता है। मैग्नेटिक खुद ही एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं जनरल पर्पस प्रोविजन IO और प्रोविजन IO2। ये जो SSD वाले इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। हार्ड डिस्क वाले में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैग्नेटिक वाले में भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंटरव्यू में बहुत सारा पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं है, अब बस इतना ही है। अब हम लोग AWS के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि EBS कहाँ दिखता है, और ये सब वॉल्यूम कहाँ हमको दिखता है और कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग AWS कंसोल में। ये मैंने VM सेलेक्ट किया, तो इसको मैंने बना के पहले रखा था, इसको पहले मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, इसका अभी ज़रूरत नहीं है। टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। अभी सबसे पहले आप ये ब्लॉक स्टोरेज जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, थर्ड ऑप्शन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इस पे देखो आप, वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ठीक है, स्नैपशॉट दिख रहा है, लाइफ साइकिल मैनेजर दिख रहा है। तो ये 3 वॉल्यूम है, लेकिन ये इसके अंदर सेक्शन आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जनरल पर्पस कहाँ पे दिखेगा, प्रोविजन IOPS कहाँ पे दिखेगा, थ्रूपुट वाले कहाँ पे दिखेंगे, कोल HDD वाले कहाँ पे दिखेंगे, वो सब ऑप्शन कहाँ दिखेगा। तो वो दिखाने के लिए आप पहले लॉन्च इंस्टेंस करिए, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए। उसके बाद मैं अभी इस कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं VM नहीं बनाऊंगा, अभी मैं बस आपको स्टोरेज का बता रहा हूँ, मैंने बाकी से आपको बता दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्फ़िगर स्टोरेज ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या सेलेक्ट है, GP3 किसका है, जनरल पर्पस SSD है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या था GP2 IO1 IO2, ठीक है। यहाँ पे GP3 नया है। अब आपको बता दूं कि जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होता है AWS के अंदर, कभी भी आप इंस्टेंस बनाते हो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होता है वो GP3 होता है,
ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है, यही AWS रिकमेंड करता है आप फ्री टियर अकाउंट में यूज़ करो, ये फ्री है। ठीक है, अब आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना एरो में, तो आपको सभी वॉल्यूम आपको दिख जाएगा। पहला है जनरल पर्पस SSD GP3 जो डिफ़ॉल्ट होता है, पहले होता था GP2, अब GP3 कर दिया। ठीक है, जनरल पर्पस SSD GP2, प्रोविज़न IOPS SSD IO1 और प्रोविज़न IOPS SSD IO2, ये 4 जो वॉल्यूम है, ये चारों SSD टाइप के वॉल्यूम है जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। कोल्ड SSD जिसको SC1 के नाम से जानते हैं, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SSD जिसको ST1 के नाम से जानते हैं, ये दो जो होते हैं वो हार्ड डिस्क टाइप के वॉल्यूम होते हैं जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैग्नेटिक जो स्टैंडर्ड होता है, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये यूज़ ज़्यादातर नहीं होता है। ज़्यादातर जनरल पर्पस GP3, GP2 और IO2 ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, और इंडस्ट्री में भी यही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आप बाकी भी होता है, लेकिन मैंने जहाँ तक काम किया है, मैंने अभी तक यही वॉल्यूम ज़्यादातर यूज़ किया है और यही ज़्यादातर यूज़ होता भी है। आप बाकी कंपनियां और यूज़ करती भी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको मिलेगा, आपको मैंने PPT में दिखा भी दिया क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, सबके जो थ्रूपुट है ना, सब थ्रूपुट सब में अलग अलग है कहने। ठीक है, इसको अगर मैं दिखाऊं आपको इंटरनेट पे सर्च करके, तो मैं EBS वॉल्यूम टाइप्स एंड कंपेरिजन, ठीक है, ये देखिए, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे पूरा डिटेल में वो बता देगा। ठीक है, क्या है नहीं है, कितना स्टोरेज होता है नहीं होता है, कितने थ्रूपुट्स किसको कितने मिलते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, ऊपर SSGP2 है, IO1 है, ST1 है, SC1 है। ठीक है, ये 4 ही बता रहा है। अभी 4 के बारे में कंपेरिजन कर देते हैं, लेकिन उसी तरह बाकी के भी कंपेरिजन है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम साइज कहाँ से कहाँ तक होगा GP2 में, तो 1 GB से लेकर 16 TB तक। ठीक है, ठीक है, ये किसका है, प्रोविज़न IOPS, तो प्रोविज़न IOPS से कितने होंगे, तो 4 GB से लेकर 16 TB तक। थ्रूपुट का कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मिनिमम 500 GB आपको लेना पड़ेगा, और कोल्ड SSD भी आपको 500 GB कम से कम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम 16 TB आप ले सकते हो। मैक्सिमम थ्रूपुट कितना होगा, तो 250 MB पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड देगा। प्रोविज़न आपको 1000 MB पर सेकेंड के हिसाब से देगा, और SSD आपको 500 MB, और कोल्ड SSD आपको 250 MB। IOPS कितना होगा, तो 16,000 मैक्सिमम IOPS जाएगा, इसका 64,000 मैक्सिमम IOPS जाएगा, इसमें जाएगा 500 IOPS, इसमें 250 IOPS। कहने का मतलब कितना फास्ट वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, एक बार में वो कितना बार भेजेगा, 100 डेटा भेजेगा या 200 भेजेगा, तो मैक्सिमम वो 16,000 एक बार में डेटा भेज सकता है। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो 0.1 पर GB के हिसाब से आपको पैसा लगेगा GP2 में। प्रोविज़न में 0.125 से लेकर के 0.65 के हिसाब से आपको लगेगा। थ्रूपुट में आपको 0.045 पर GB के हिसाब से लगेगा, और कोल्ड SSD में 0.025 के हिसाब से आपको पैसे लगेंगे। ठीक है, इसका AWS के अंदर में भी है, डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको पूरे कंपेरिजन मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे भी और आपको GP3 देखो, ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 99.8 से लेकर 99.9% इसकी ड्यूरेबिलिटी है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो वो भी 99.9% अवेलेबिलिटी रहता है। ठीक है, IO1 के बारे में बात करें, ड्यूरेबिलिटी 90.9%, IO1 की बात करें तो 99.98%। तो ये ड्यूरेबिलिटी की बात रही कि आपको हमेशा ये अवेलेबल रहेगा ही, और इतना तो आपको परसेंट है कि उतना आपको ज़रूर ही एक्सेस होगा ही होगा। फेल होने का तो भाई 0.1% ही है फेल होने का, नहीं तो आपको हमेशा डेटा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यूज़ केस की बात करें तो ये GP2 GP3 कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रेडिशनल वर्कलोड की जगह या फिर वर्चुअल डेस्कटॉप की जगह। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम साइज मैंने दिखाया था पीछे वाले स्क्रीन में भी। ठीक है, IOPS देखो वही सेम है। ठीक है,
IO1 2 में देखो ज़्यादा IOPS है, ठीक है। ये सब उसमें चेंज भी होता है, आप इसमें एडवांस में जाओगे ना, ठीक है, एडवांस वॉल्यूम को एक्सपेंड करो और यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो IOPS कितना दिखा रहा है 3000। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ 8 GB से लेके 100 GB, तो देखो IOPS चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ 1000 कर दो तो 1000 में भी नहीं हुआ। चलो इसको हम कर देते हैं IO1 में, देखो IOPS चेंज हो गया 50,000 में, ठीक है। IO2 में देखो कितना होता है, तो देखो 64,000 में चेंज हो गया IOPS, ठीक है। यही GP2 में क्या होता है, तो GP2 में मैक्सिमम 3000। अभी हम इसको कर देते हैं 10, तो देखो कितना हुआ 100, 10 अगर GB लेते हो तो 100 पर 3000 में 100 IOPS के हिसाब से इनपुट आउटपुट पर सेकेंड फुल फॉर्म होता है उसका, ठीक है। तो 100 के हिसाब से वो 3000 के में 3000 में 100 के हिसाब से वो इनपुट आउटपुट आपका डेटा को करेगा, ठीक है। अगर 10 GB लेते हो तो, अगर आप 20 लेते हो तो 20 लोगे तो भी 100, ठीक है। अगर 100 लेते हो तो 100 लेते हो तो 300 के हिसाब से जाएगा। अगर 500 लेते हो तो 500 लोगे तो 1500 के हिसाब से जाएगा GP2 में। और GP3 की बात करें तो ये 500 लोगे तो भी 3000, और 10 लोगे तो भी 3000, और अगर आप 2 लोगे तो भी 3000। 2 तो नहीं लग सकते, मिनिमम 8 लेना है, GP3 में मिनिमम 8 GB लेना है, ठीक है। तो इस तरह से IOPS जो है यहाँ पे चेंज होते हैं, आप इसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप डाल भी सकते हो खुद से भी, ठीक है। यहाँ पे देखो मिनिमम 3000 और मैक्सिमम 16000 IOPS आप ले सकते हो, ठीक है। 16000 कैसे जाएगा, तो 16000 मान लेते हैं, यहाँ आपने डाल दिया 5000, तो कितना IOPS जा रहा है, 3000 ही जा रहा है। और एक डाल देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना ले सकते हैं 16364, ठीक है। 5000 नहीं ले सकते तो 16000 डाल लो, तो IOPS इसका इतना ही है। आप IOPS बढ़ाना चाहते हो तो मैनुअली बढ़ा सकते हो। GP3 में मैक्सिमम 3000 से ही वो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए IOPS चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम 8। तो इस तरह से आप वॉल्यूम जो है जब भी आपको चेंज करना होगा, डिफ़ॉल्ट GP3 होता है, बाकी आप जो चाहोगे यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। थ्रूपुट में जाओगे तो इसकी IOPS कुछ और ही होती है, ठीक है। इसकी IOPS अगर 100 लेते हैं तो देखना 100 पे क्या IOPS देता है, तो 100 नहीं, मिनिमम 125 GB, तो 500 ले लो, तो 500 पे IOPS है ही नहीं, द वॉल्यूम इज नॉट कंपेटेबल विद रूट वॉल्यूम। और ये देखो मैंने बताया था ना, हार्ड डिस्क टाइप पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसीलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। ये कंपेटिबल नहीं है। कोल एचडी भी देखना, ये भी कंपेटिबल नहीं है। मैग्नेटिक देखते हैं तो इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि किस में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, किसकी IOPS कितनी चेंज हो रही है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये नीचे भी एक थ्रूपुट का ऑप्शन है, ये भी चेंज होता है जब आप नया स्टोरेज ऐड करोगे ना, तो थ्रूपुट सेलेक्ट करोगे तो ये IOPS देखना चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी पूरे EVS के बारे में, ओवरव्यू देखा। अगले वीडियो में देखेंगे हम एक EVS वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे अटैच करते हैं। एक एडिशनल स्टोरेज हमको अटैच करना है, वॉल्यूम अटैच करना है अपने VM के साथ, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो ज़्यादा हेडेक लेने की बात नहीं है। जितना मैंने अभी बताया आपको EVS के बारे में, बस आपको उतना ही जानना है, ठीक है। और जो मैंने स्लाइड में दिखाया आप उसको लिख लेना और उसको पढ़ लेना और अच्छे से याद रखना। इंटरव्यूअर जो है आपको उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ लगता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है, अगर आपसे कुछ पूछा गया है आपको उसका आंसर नहीं पता, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी बताऊंगा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हेल्प करूंगा आपको, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ में भी डाउट हो रहा है किसी भी जगह से AWS में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई भी आपको ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।